बड़ी स्पेशल क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस क्लास में पूरी अकाउंटिंग का ओवरव्यू लेने वाले हैं। क्या चीज़ें आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें आपको एग्जाम्स में ज़्यादा ध्यान देनी है, हम सभी मिलके उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। राइट। सभी सब्जेक्ट्स की ये मैराथन क्लास आपको मिल रही है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप ये क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करें और इसमें जो भी बताया जाए, जो भी टिप्स आपको मिले, आप उसे एग्जाम में फॉलो करें। नेक्स्ट वीक से हम लोग आपके मॉक टेस्ट रख रहे हैं, तो उन मॉक टेस्ट को भी आप जरूर से जरूर अटेंड करें। कोशिश करें जो आसपास के बच्चे हैं वो सेंटर पे आके ही करें, जो दूर के बच्चे हैं वो ऑनलाइन की परमिशन ले सकते हैं, वो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस हमें सबको पता है, तो दोबारा से बहुत ज़्यादा सिलेबस के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे कोर्स को 11 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और उनकी वेटेज हम लोग फर्स्ट क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है। फिर भी आज जल्दी से हम एक बार दोबारा से सारे कोर्स के ग्राफ का ओवरव्यू करते हैं कि एग्जाम्स में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कब कब आया। तो उससे हमें फिर से इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि आगे आने वाले दिनों में हम किन चैप्टर्स पे ज़्यादा जोर दें। तो वैसे तो ये ग्राफ आपके सामने है, अभी आपको मैं भेज भी दूंगा, लेकिन फिर भी शायद ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना आए क्योंकि चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हुए इस पे। तो हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस चैप्टर में से किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये चार्ट आपके सामने है। एवरेजिंग आप देख सकते हैं, इनमें से दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जून 24 ऑनवर्ड्स, तो उनकी एवरेज ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। बाकी सब चैप्टर्स पहले से आपके कोर्स में थे। ठीक है। तो देखिए उन चैप्टर्स को देखते हैं पहले जिनकी वेटेज 6 या 6 से ऊपर है, एवरेज मार्क्स 6 या 6 से ऊपर है। तो मेरे साथ साथ आप भी मार्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं, अगर आपके पास अभी ये वाले नोट्स नहीं हैं तो मार्क कर सकते हैं। जैसे 6 से ऊपर मुझे ये दिख रही है, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। तो ये रिवीजन के लिए जो आप लिखें, तो इन चैप्टर्स पे खास तौर से ध्यान दें। राइट। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर दिख रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है ना। इन तीनों चैप्टर्स की वेटेज हमें 6 से ऊपर लग रही है। और भी चैप्टर्स हैं जो थोड़े से मार्जिन पे हैं, बट अभी हम उन्हें मार्क नहीं कर रहे। अभी हम फिलहाल वो चैप्टर्स मार्क कर रहे हैं जिनकी एक एक कैटेगरी है, जिनके एग्जाम्स में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, या ऑन एन एवरेज 6 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। राइट। तो ये तो हो गए आपके, जो आपकी मॉड्यूल 1 है उसमें से। मॉड्यूल 2 में से देखें, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 9.1 सबसे ज्यादा वेटेज लग रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। अरे सर ये चैप्टर तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, हम में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं, सर छोड़ दें क्या। तो देखो वैसे तो चॉइस आती है ना, चॉइस आती है। ठीक है। आपको पता ही है 20 नंबर की चॉइस आपके पास अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको ये चैप्टर ठीक ठाक आता है तो आप उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर देखो बिल्कुल नहीं आता, अभी तक बिल्कुल नहीं करा, अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इट इज बेटर टू लीव दैट, है ना। फिर बहुत ज्यादा इस चैप्टर पे स्ट्रेस नहीं देना है। मतलब ये माइंडसेट लेके चलना है कि एनपीओ का क्वेश्चन आए तो हम उसे चॉइस में छोड़ेंगे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल नहीं करा, या जिनको इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है। अदरवाइज जिनका ठीक ठाक है, तो प्लीज देखते हुए कि ये चैप्टर देखो बराबर हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। एम आई क्लियर? किनको छोड़ना है और किनको करना है, दोनों को बातें क्लियर हो रही हैं, है ना। देखो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना, एक चैप्टर की वजह से ऐसा ना हो कि आपका पूरा सिलेबस रह जाए। तो इट इज बेटर कि अगर ये चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत है या बहुत ज्यादा टाइम है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर करो, है ना। चॉइस है हमारे पास। फिर अगला चैप्टर जो इससे भी ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है? इशू ऑफ शेयर्स। हाँ, 10.7 वेटेज है इसकी। हाँ बेटे, सारे नोट्स मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। ठीक है। जिनको चाहिए मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बच्चे अदरवाइज यूट्यूब से या कहीं और से ये क्लास देखें, तो वो हमारे सेंटर के नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो उनको भी
ये नोट्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये वाला चैप्टर तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और आई होप ये वाला चैप्टर तो सब लोग कर लेंगे, है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो थोड़ा सा रिवीजन के बाद कर सकते हैं। स्पेशली जो रीइशू वाला शेयर्स है ना, फॉर फ्यूचर और रीइशू जब एक ही क्वेश्चन में आता है, तो वो वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला तो बिल्कुल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको ए कैटेगरी के चैप्टर्स मार्क कराए जो आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है, अच्छे से रिवाइज करने हैं। सब्जेक्ट टू, एक हमने एक्सेप्शन करा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उनके लिए, बाकी सबको करना है, ठीक है। अभी मैं बी कैटेगरी के चैप्टर्स की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखो, कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन कौन सा होता है? फर्स्ट वाला, जिसमें से ट्रू फॉल्स आते हैं, या शॉर्ट नोट आता है, या डिस्टिंग्विश आता है, राइट। तो अगर यहाँ पे वेटेज देखें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क करें, तो देखो ये फर्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हमें सबको पता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसी मीनिंग वाले में से भी थोड़ा सा आ ही जाता है ना। ये चैप्टर आपको स्पेशली थ्योरी पार्ट के लिए बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 1.4, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 4 मार्क्स के भी कंपलसरी क्वेश्चन आए इसमें से। देखो आपने देखा ना, अभी अभी मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। देखो ये 1.3 कौन सा है? इन्वेंट्री। मार्क कर रहे हैं ना सब लोग, है ना। ये वाले चैप्टर्स कंपलसरी क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखो कितना स्मार्ट आईसीआई करता है। देखो पिछले, देखो ये वाला ग्राफ जब आप देख रहे थे, तो देखो इसमें ये रेक्टिफिकेशन और इन्वेंट्री मार्जिन से कम आ रहा था, देखा आपने, है ना। बट जब कंपलसरी पे गए, तो ये दोनों चैप्टर्स की प्रोपोर्शनेट ज्यादा हो गई। मतलब रेक्टिफिकेशन और इन्वेंट्री फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आने के चांस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर भी इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी 3 चैप्टर्स तो हमने पहले ही मार्क कर लिए थे, है ना। तो ये मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया है, ये जो आपकी फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें से 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बोनस क्वेश्चंस का काम करते हैं, जो आपको 25 to 35 नंबर दिलाने में मदद करते हैं, राइट। उसके बाद अगर थोड़े से और ये वाले चैप्टर्स देखें, बड़े वाले चैप्टर्स में आप देखो कंपलसरी में से नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट एक चैप्टर इन्होंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर दिया है, टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। कई बार वो पूछ लेते हैं ना, इस वर्ड का क्या मतलब है, या इसका क्या शॉर्ट नोट है, या क्या डिस्टिंग्विश है, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं जानते, या जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं सुने हुए, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप डिक्शनरी की तरह अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में समझें, ठीक है। तो आई होप हमें ए कैटेगरी के चैप्टर्स समझ में आ गए हैं, कौन कौन से हमें ज्यादा रिवाइज करने। देखो करना तो सारा है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना। बट ज्यादा इम्पोर्टेंट अब अगले कुछ दिनों में कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, आई थिंक हमें ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है। जल्दी से अब ऐसा करते हैं, एक एक चैप्टर का ग्राफ भी देखते हैं, किस चैप्टर में से क्या क्या आ रखा है। ये आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 है, ये आपका चैप्टर 1 यूनिट 2 है ना। ये सब मैं भेजूंगा, अभी आपके पास भी भेजूंगा, है ना। ये अभी हम बात कर रहे थे ना कंपलसरी क्वेश्चंस की, ये उसी का ग्राफ्स है, ये सारे उसी के हैं। यूनिट 4, यूनिट, अब ये चैप्टर 2 शुरू हो गया है ना। चैप्टर 2, यहाँ तक ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, और कभी कभार प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्पेशली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सीधे आपके सिलेबस पे चलता हूँ। चैप्टर 1 यूनिट 1। और हम जल्दी से, अगर आपके पास, सबके पास स्टडी मटेरियल है, तो जल्दी से पेज वाइज मार्क कर लेंगे या फोल्ड कर लेंगे, कि ये पेज या ये चैप्टर या ये कंसेप्ट अच्छे से हमें एग्जाम्स के लिए करना है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया पेज 1.4 पे, हमारी डेफिनेशन,
है ना, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से। ठीक है, डेफिनेशन बेटा दो करनी है, एक ये वाली करनी है और एक ये वाली और दे रखी है बेटा। ये वाली और मार्क कर लो आप, कई बार हम ये वाली डेफिनेशन छोड़ जाते हैं। ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है, ये भी प्लीज आप लोग जरूर कर लें। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। है ना, ये मॉडर्न डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है ना, तो दो डेफिनेशंस आप जरूर से जरूर करें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पढ़ रखे हैं हमने, वही प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और डिसीजन मेकिंग। है ना, यस वी हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास। है ना, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, ये डिफरेंस तो एक ऐसी चीज है जो मैं आपको कहता हूँ करना ही करना है। डिफरेंस से तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। नंबर वन, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है वो क्लियर है। नंबर टू, अगर उसका शॉर्ट नोट आ जाए वो क्लियर है। नंबर थ्री, अगर उस पर कोई ट्रू फॉल्स आ जाए वो भी क्लियर हो जाता है। तो डिफरेंस तो कोई नहीं छोड़ना, जो भी आपके स्टडी मटेरियल बुक्स में है वो सारे डिफरेंसेस आपको जरूर जरूर करने ही करने हैं। उसके बाद सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कितनी होती हैं? चार। कौन कौन सी, जल्दी से बताओ। फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, ये तो तीन ट्रेडिशनल हो गई। अच्छा, दो और हैं। दो कौन कौन सी हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स। है ना, मैं चार कह रहा था, पांच टोटल, पांच सब फील्ड्स हो गई हमारी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स और हो गए। फिर यूजर्स, यूजर्स बहुत सारे होते हैं, हमें सबको पता ही है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। है ना, मैथ्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिक्स, तो उसको एक बार रीड जरूर करेंगे। है ना, आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चंस। और फिर लास्ट में दो क्वेश्चंस हैं, एक है लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन दी सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो, हम कई बार इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, और जबकि अच्छा खासा हमारे एग्जाम में इस चैप्टर में से आ जाता है ना, कि अकाउंटेंट क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था, चैप्टर पढ़ने के बाद समरी जरूर से जरूर, 100% ये समरी तो जरूर रिवाइज करा करिए, इसमें पूरा क्रक्स आ जाता है। अगर बाई चांस हमसे कुछ छूट रहा है तो वो सारा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है ट्रू एंड फॉल्स की। ट्रू एंड फॉल्स हमारी ड्यूटी है कि हम जितने भी स्टडी मटेरियल के ट्रू एंड फॉल्स हैं, प्लस जितने भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट में भी ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, है ना, तो इन दोनों को कंपाइल करके जरूर रखें। है ना, हमारे ये 12 बोनस मार्क्स हैं बच्चों, 12 बोनस। व्हाट आई हैव सीन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर 6 आउट ऑफ 12, 4 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12। वाई सो? 12 में से 12 नहीं ला सकते क्या हम लोग? कितना इजी है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स समझना है और उसका एनालिसिस करके शॉर्ट में एक दो लाइनों में उसके बारे में भी लिखना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। तो अगर आप बुक के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिख के देखेंगे, फिर उसके आंसर्स चेक करेंगे, तो आपके ये ट्रू एंड फॉल्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। मैंने अभी सैंपल के रूप में एक चैप्टर लिया, अब मैं जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स समरी के फॉर्म में ले रहा हूँ। चैप्टर 1 यूनिट 2, अब मैं समरी से पढ़ा रहा हूँ, है ना, समरी से, ताकि एक बार सारा रिकॉल हो जाए। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है आप बुक में रेलेवेंट पेज पे जाके उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, जनरली इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में से कोई ना कोई शॉर्ट नोट मिल जाता है, कोई ना कोई शॉर्ट नोट मिल जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ दिस कंसेप्ट, राइट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में आपको देखना है। फिर एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ जाता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल स्पेशली ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना, कि क्या ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है या नहीं है। तो हमें याद रखने हैं कौन कौन से तीन होते हैं, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो, कौन कौन से तीन होते हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, है ना, हमारी कंसर्न चलती रहेगी। कंसिस्टेंसी, जो पॉलिसी हमने लास्ट ईयर फॉलो करी थी वही पॉलिसी नेक्स्ट ईयर आएगी। और एक्रूअल,
हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, व्हेन द ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन दे अकर। ठीक है, अक्रूवल को ध्यान रखना, अक्रूवल का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स एंड रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। व्हाट आर द मेन फोर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये देखो बुक में भी आपके यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, ये मार्क कर लो, पेज नंबर 1.51, पेज नंबर 1.51। फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो कॉमनली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। चलिए यूनिट 3। यूनिट थ्री में ज्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में कैसे डिफरेंस होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। लेकिन वहां आने से पहले जो मेन फैक्टर्स हैं उनके ऊपर देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है कैपिटल और रेवेन्यू डिटरमाइन करने में, है ना, समझते हैं ना हम कि कोई कोई ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में जाएगा या P&L में जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा नेचर ऑफ बिजनेस देखना है, रिकरिंग नेचर, बार बार हो रहा है या एक बार हो रहा है, पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, और लास्ट मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मटेरियल अमाउंट है मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट है या कम अमाउंट है। तो इन पांचों फैक्टर्स की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखूंगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट, कंटीजेंट, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, लाइबिलिटी, है ना। तो इनके की वर्ड्स हैं, कंटीजेंट एसेट क्या होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, और प्रोविजन क्या होता है। इसमें जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो एक तो कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है और एक प्रोविजन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा कीवर्ड बता देता हूँ, कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखना है, क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन प्रेजेंट, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन, पता नहीं, एक्चुअल में नहीं पता कि कितना होगा। जैसे हम कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, किसी भी चीज का बनाते हैं, डाउटफुल डेट का बनाते हैं, है ना, तो हमें एक्चुअल नहीं पता होता अमाउंट क्या है, तभी हम उसे प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस जरूर करिएगा और चारों एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पूरी अकाउंटिंग में देखा कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, बार बार हमें चॉइस करनी पड़ती है कि ए तरीके से करें या बी तरीके से करें, है ना। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगाएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाएं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन लीफो से करें, फीफो से करें, एवरेज से करें, बार बार हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइस लेनी पड़ती है। तो वो कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को हम तीन चीजों से डिसाइड करते हैं। पहला, प्रूडेंस कंसेप्ट ध्यान में रख के करते हैं, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा मेटेरियलिटी। इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है, क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। देखो, इसको दो तरह से आंसर किया जा सकता है। आप कहते हैं यस, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या है, नो, अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शंस। ठीक है, दो तरह से आप इसको अपना आंसर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। मुझे बेटर क्या लगता है कि क्या जनरली हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आंसर इज नो, जनरली वी कैन नॉट चेंज, एक्सेप्ट, कब चेंज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। इन तीन सर्कमस्टांसेस में हम अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। तो सोच समझ के इसका आंसर लिखिएगा। आप पॉजिटिव वे में लिखना चाहते हैं पॉजिटिव वे में लिखिए, आप नेगेटिव वे में लिखना चाहते हैं तो उसके एक्सेप्शंस के साथ लिखिए। ठीक है, इसको ध्यान से आप करेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। हम वैल्यूएशन निकालते हुए चार तरह से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ तीन लिखा है जानबूझ के। नंबर वन हिस्टोरिकल कॉस्ट, नंबर टू हमारी रिलायजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, और थर्ड प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू दो तरह से, एक करंट कॉस्ट और एक रिलायजेबल वैल्यू। क्या फर्क है करंट कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू में? क्या फर्क है, क्या ध्यान आ रहा है आपको? करंट कॉस्ट खरीदने की वैल्यू, जिस प्राइस पे हम आज की डेट में खरीद सकते हैं। रिलायजेबल वैल्यू बेचने की वैल्यू, जिस प्राइस पे हम आज की डेट में बेच सकते हैं, दैट इज रिलायजेबल वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चार वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद है ना सबको? कैसे, अगर बाई चांस निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे? 1/1 + r⁴ वैसे तो दे रखी होगी आपको, जो वैल्यूज हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं दे रखी होगी, बट फिर भी बाई चांस यूज करना पड़े तो इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, फिर लास्ट में एक कंसेप्ट है इसमें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कई बार हमें अकाउंट्स में एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, है ना? एस्टिमेट मतलब अंदाजे से कोई फिगर लिखनी पड़ती है। तो लेनी पड़ती है जब जैसे डेप्रिसिएशन में हम स्क्रैप वैल्यू लेते हैं, हम डेप्रिसिएशन में लाइफ ऑफ द एसेट लेते हैं। कैसे लेते हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पे लेते हैं। तो क्या हमारे एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं? क्या हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं? आंसर इज यस, चेंज हो सकते हैं। अगर चेंज होते हैं तो हमें उसका अकाउंटिंग इफेक्ट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? आंसर इज लेस, लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? रिट्रोस्पेक्टिवली लेना पड़ेगा या प्रोस्पेक्टिवली लेना पड़ेगा? बताओ, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव लेना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? आगे से। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? पीछे से, है ना? तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हैं, तो उनका इफेक्ट हमेशा आगे से देखना है, पीछे से नहीं देखना है। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं देखना है, हमेशा फ्यूचर के लिए देखना है। ठीक। लास्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि ये एग्जाम पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 5 यूनिट्स अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर है। चैप्टर 2 में नेक्स्ट 5 यूनिट्स अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक वगैरह, परचेज बुक, सेल बुक, ये सब है, और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पहले 5 यूनिट, 6 अभी करते हैं, रेक्टिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है उसे करते हैं। पहले ये 5 यूनिट्स हैं, है ना? ये जस्ट एक रिवीजन है, जो आपका 11th 12th क्लास का बेसिक्स होता है उसका रिवीजन है, उसको आपको रिवाइज करना है कि जनरल में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, है ना? डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। लेजर्स, सब्सिडरी बुक्स में हम कौन कौन सी बना लेते हैं? सेल बुक बना लेते हैं, परचेज बुक बना लेते हैं। ध्यान क्या रखना है? सेल बुक और परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज आएंगी? जो गुड्स की, गुड्स और क्रेडिट। क्या ध्यान ध्यान रखना है? सेल बुक बना रहे हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड, है ना? और कोई चीज नहीं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऐसी परचेज बुक में क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा सेल बुक और परचेज बुक बनाते हुए। कैश बुक कितने तरह की बनती हैं? 3 तरह की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में कैश, डबल कॉलम में कैश डिस्काउंट, डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट आ जाते हैं अपनी जो मेन यूनिट है यहाँ पे, जिस जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं, और कंपलसरी में भी अभी अभी आपने देखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि वो एरर कब रेक्टिफाई हो रही है? ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई हो रही है या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफाई हो रही है? 3 स्टेजेस की हमने बात करी थी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो या तो स्टेज 2 से आएगा या स्टेज 3 से आएगा। आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा हिंट है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन करना है तो वो स्टेज 2 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा हिंट है कि फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं और नेक्स्ट ईयर में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो स्टेज 3 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एंट्रीज? स्टेज 3 की एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट की जगह हम यूज करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, जितने भी इनकम है, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी जगह वी विल यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है स्टेज 3 में।
ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे कहे प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, हो सकता है क्वेश्चन आपसे कहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो जनरल एंट्रीज आपने बना रखी है उनके बेसिस पे आप सस्पेंस और P&L एडजस्टमेंट बना सकते हैं। सस्पेंस का बैलेंस निकालते हुए ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा बताया उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, उसका क्लोजिंग नहीं होता है। क्लोजिंग मतलब अगर सस्पेंस का बैलेंस बचा है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है उसे हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखते हैं। P&L एडजस्टमेंट जब बनाएंगे उसका जो बैलेंस बचेगा वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात, कभी कभी वो थ्योरी में पूछ लेते हैं टाइप ऑफ एरर, किस तरह की एरर हो सकती है। 4 तरह की, कौन कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटरी, है ना। 4 तरह की एरर्स हो सकती हैं। मोस्ट लाइकली ज्यादातर एरर्स कौन सी होती हैं? कमीशन वाली, है ना, नेग्लिजेंस वाली, लापरवाही वाली। लेकिन प्रिंसिपल भी ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू को कैपिटल में या कैपिटल को रेवेन्यू में डाल दिया तो वो प्रिंसिपल होती है। ओमिशन मतलब हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, पार्शियल ओमिशन भी हो सकती है, कंप्लीट ओमिशन भी हो सकती है। कंपनसेटरी मतलब एक अकाउंट को कंपनसेट करने के लिए दूसरी गलती कर दी, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी, तो वो कंपनसेटरी एरर हो जाती है। ठीक है। फिर इनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या पड़ता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रायल बैलेंस इससे टैली होगा या नहीं होगा, डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। ये भी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई? या तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जहां कैश बुक टॉप बुक है और पासबुक बॉटम बुक है और पॉजिटिव बैलेंस है, ये पहले तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरह का कैश बुक टॉप बुक है पर नेगेटिव बैलेंस है, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 तरह की तो वैरायटी हो गई। तीसरी वैरायटी, पासबुक टॉप बुक है, कैश बुक बॉटम बुक है, ठीक है, पासबुक का भी पॉजिटिव बैलेंस है, ये तीसरी वैरायटी है। और लास्ट वैरायटी, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट लाइकली कैश बुक वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है कि कैश बुक टॉप बुक है, फिर भी तैयार रहना है कि अगर पासबुक बॉटम बुक है तो क्या करना है। मैंने एक गोल्डन रूल आपको बताया है, कभी भी आप फंस जाएं तो आपको क्या मानना है? बॉटम बुक सही है, जो बॉटम बुक ने करा है वो सही है। बॉटम बुक में प्लस करा है तो आप रिकंसिलिएशन में प्लस कर देंगे, बॉटम बुक में माइनस करा है तो आप भी रिकंसिलिएशन में माइनस कर देंगे। राइट। एक और बात जो आपको छोटी सी ध्यान रखनी है यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अमेंडेड कैश बुक बनाओ, अमेंडेड कैश बुक और फिर BRS बनाओ। तो अगर इस टाइप की क्वेश्चन ने पूछा है तो आप जितने भी कैश बुक की एरर्स हैं, जी हाँ, जितनी भी कैश बुक की एरर्स हैं उन सबको कहाँ ले जाएंगे? अमेंडेड कैश बुक में। मतलब आप अपने रिकंसिलिएशन को 2 पार्ट में बांट देंगे कि कौन सी एंट्री BRS में जाएंगी और कौन सी एंट्री अमेंडेड कैश बुक में जाएंगी। BRS में कौन सी एंट्री जाएंगी? जो बैंक की मिस्टेक है या टाइमिंग डिफरेंस है, हमारी और बैंक के टाइमिंग डिफरेंस है, वो BRS में जाएंगे। कैश बुक की जो एरर्स हैं वो सारी कहाँ जाएंगे? अमेंडेड कैश बुक में जाएंगी। ठीक है। तो इस टाइप से आप अमेंडेड कैश बुक और BRS बना सकते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ वो BRS चाह रहा है आपसे या अमेंडेड कैश बुक प्लस BRS चाह रहा है। ध्यान से इसको करिएगा, ये चैप्टर भी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में देखो बहुत अच्छा चार्ट आपको शुरू में ही दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल में। देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, कितने तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी है? ट्रेडेड गुड्स, है ना, फिनिश गुड्स जिसे हम या ट्रेडेड गुड्स कहते हैं वो ही होती हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा होता है, ट्रेडिंग में कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो आपके CA इंटर में आएगा, है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा ही है। मेन आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखना है। ठीक है। फिर आपको नीचे बताया हुआ टेक्निक्स बताई हुई है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या क्या है। हिस्टोरिकल मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। अगर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स की कीमत लगाते हैं, हमें बाकी गुड्स से कोई मतलब नहीं है। और अगर इंटरचेंजेबल है, आपस में बदली जा सकती हैं, तो हम दोनों की मिक्स करके कॉस्ट निकालते हैं और फिर कोई ना कोई मेथड लगा के फीफो लीफो या
वेटेड एवरेज मेथड लगा के उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एक और चीज जो क्वेश्चन एग्जाम में सरप्राइजिंगली कभी कभी आ जाता है वो कौन सा है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। व्हाट वी हैव लर्न इन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, कि वहां पे क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे गिवन होगा, सेलिंग प्राइस पे। तो आपको उसमें से जो एस्टिमेटेड जीपी है वो माइनस करना पड़ेगा। कई बार एस्टिमेटेड जीपी क्वेश्चन में दे रखा होगा, कई बार नहीं दे रखा होगा। नहीं दे रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकालना पड़ेगा और फिर जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जीपी का जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, जीपी अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दे रखा है तो उसमें भी जीपी एलिमेंट शामिल है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, जीपी अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। तब जाके आपका जीपी आएगा और आप इस फॉर्मूले में लगा के फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एट कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट तरह का क्वेश्चन, कभी कभी बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस। तो कई बार हम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ए बी सी डी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट और एनआरबी दोनों दे रखी है। आपको ये डिसाइड करना है कि हमें इंडिविजुअली देखना है या टोटल में देखना है। अगर इंडिविजुअली देखते हैं तो यहाँ पे देखो 90, 100, 198 ऐसे आ रहा है, और इसका टोटल आ रहा है 388। लेकिन अगर कंबाइंड देखते हैं तो 400 और 403, इसका आंसर आ रहा है 400। ठीक है, तो कब कंबाइंड देखना है और कब इंडिविजुअली देखना है, अगर इंटरचेंजेबल हैं, आपस में बदली जा सकती हैं, ए बी सी डी आपस में बदली जा सकती हैं, तो हम कैसे देखेंगे, टोटल में देखेंगे। और अगर ये नॉन इंटरचेंजेबल है, आपस में नहीं बदले जा सकते, तो हम कैसे देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनकम करेक्ट निकालें, फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट निकालें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट निकालें, और रिप्लेसमेंट के लिए फंड इकट्ठा करें। तीन फैक्टर्स हैं डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ। लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है। फिर मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कौन कौन से हैं, नॉर्मली ये दो मेथड ही चलते हैं, एसएलएम और रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर भी आपके कोर्स में थोड़े से और मेथड हैं, जैसे सम ऑफ ईयर डिलीट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड। ये भी एक वेरिएशंस हैं इन मेथड्स के। ठीक है, तो ये भी देखो क्या है ना, क्वेश्चन कभी कभी चेंज की जरूरत पड़ती है, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो प्रिडिक्टिव पेपर हो जाता है, तो एग्जामिनर कई बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देना चाहता है, तो अगर वो डिफरेंट क्वेश्चन देगा तो नीचे वाले चार मेथड में से कोई मेथड देगा। ठीक है, और अगर रेगुलर कोर्स का क्वेश्चन होता है जिसमें दो तीन तरह की एसेट्स हैं, कोई एसेट बेच दी, कोई एसेट खरीद ली, तो फिर वो या तो स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज नॉर्मली हैं, एक तो ड्रॉअर ऑफ द बिल है और एक ड्रॉई ऑफ द बिल है ना। उन दोनों की बुक्स में आपको अलग अलग सिचुएशन में एंट्रीज बनाने को कहा जा सकता है। एक सीक्वेंस की बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो क्या सीक्वेंस है, दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई सेल परचेज हुई है या कोई ना कोई अमाउंट ड्यू है, जिसके बदले में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है। तो एक पार्टी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट करके वापस दिया। अब वो पार्टी क्या कर सकती है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, नंबर वन रिटेन कर सकती है, अपने पास रख सकती है। नंबर टू बैंक से डिस्काउंट करा सकती है। नंबर थ्री एंडोर्स करा सकती है। या नंबर चार बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे भेज सकती है। तो चार सर्कमस्टांसेस में आपसे ये पूछा जा सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं कि बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी रिवर्स एंट्रीज आपको करनी पड़ती हैं। उसमें और इंटरेस्टिंग क्या आ जाता है कि पार्टी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई।
है ना, बिल भी डिसऑनर हो गया और पार्टी भी इंसॉल्वेंट हो गई। अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो आपको वहां पे बैड डेट्स की फिगर या डेफिशिएंसी की फिगर भी निकालनी पड़ती है, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और वेरिएशन है, क्या? अकोमोडेशन बिल। कई बार दो पार्टीज के बीच में अमाउंट ड्यू नहीं होता, वो म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज करती है, तो उसको, उस बिल को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? वी नेम इट एज अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल अगर होता है तो पार्टी से बिल मतलब पैसा ड्यू नहीं है, केवल हेल्प के लिए दे रहे हैं। तो अगर म्यूचुअल हेल्प भी हो सकती है, वन वे हेल्प भी हो सकती है, तो उसके ऊपर अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन होता है। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिनके पास क्लासेस नहीं है तो प्लीज आप हमसे कह दीजिएगा, हम दोबारा से आपको कोई ना कोई क्लास अवेलेबल करा देंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी अभी जो हमने करा, ये बुक वन जो है, मॉड्यूल वन जो है, जिसमें जो छोटे चैप्टर्स थे ये सारे कवर हो जाते हैं। अकोमोडेशन बिल का फॉर्मूला करेंगे बेटा, है ना, प्लीज सेपरेट क्लास में, है ना। आज आज हम एक क्विक रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो प्लीज आज बस जो जो हमें सही से पढ़ना है उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट रिवाइज करना है इसका, तो प्रीवियस क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, आप उसमें देख सकते हैं, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो उसकी हम एक स्पेशल क्लास दोबारा से आपके लिए लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गए बड़े वाले क्वेश्चंस, थोड़े से और मार्क्स के क्वेश्चन, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं अब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में से आना शुरू हो गया। जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है वो ये है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जिसमें हमें सिंपल सा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अभी तक जो आप ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हो, टी फॉर्मेट में बना रहे हो, है ना, ठीक है। 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ लेवल एंटिटीज के लिए कंपलसरी कर दिया है कि वो एक कंपैरेटिव फॉर्म में, जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट्स बनती है ना वर्टिकल फॉर्मेट में, तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप की भी कुछ कंसर्न्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। आगे आके आपके सिलेबस में भी इंक्लूड हो जाएगा कि आप इन बैलेंस शीट्स को भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। फिलहाल नॉर्मल वाला फॉर्मेट है, सिंपल वाला फॉर्मेट है, तो बोनस मार्क्स हैं अगर आते हैं, ठीक है, बट मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, बाय द टाइम यू विल रीच सीए इंटर एंड फाइनल, तो वो फॉर्मेट्स आपके कोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो गई, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की। आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, है ना। देखो बहुत सिंपल है, देखो अगर किसी बच्चे को अभी भी फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत आती है, तो ट्रायल बैलेंस में चार ही तो आइटम होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर? एसेट होगी, लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी और एक्सपेंडिचर होगा, यही तो है सर। अब आपको इसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में लेके जाना है, राइट। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंडिचर, यही तो काम अपन को करना है, और कुछ थोड़ी करना है इसमें। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर आइटम फॉल्स इन विच कैटेगरी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पोस्ट इन द कंसर्न रेलिवेंट स्टेटमेंट, राइट। दिक्कत थोड़ी सी कुछ बच्चों को कहाँ आती है? एडजस्टमेंट में आती है। तो व्हाट इज द की टू एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का क्या की है, इसका आप डबल इफेक्ट सोचो, डबल एंट्री सोचो, है ना। भाई एक एस्पेक्ट डेबिट का होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेबिट इफेक्ट क्या है? एक्सपेंसेस में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, और उसका क्रेडिट इफेक्ट क्या है? लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो एक इफेक्ट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जा रहा है। तो वो एनालिसिस करके अगर आप एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। मे बी इन द एग्जाम यू फेस अ एडजस्टमेंट विच इज यूनिक, विच यू हैवंट स्टडीड इन द पास्ट, तो आप उसकी डबल एंट्री सोचो, सोचो डेबिट क्या जाएगा, क्रेडिट क्या जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क आउट दैट, है ना। प्लीज, मेरी सिंसियर एडवाइस एंड रिक्वेस्ट दोनों ही हैं, फाइनल अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन आता है, डोंट लीव द क्वेश्चन इनकम्प्लीट, है ना, प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा निकालो, बैलेंस शीट टैली करो,
तभी तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके एग्जामिनर को भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर। अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ जाते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल ही नहीं लगाते। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही ना आपकी, तो टैली करो। अगर डिफरेंस आ रहा है, बाई चांस डिफरेंस आ रहा है, चलो टेम्परली उसे कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। टैली तो करो कम से कम। ठीक है, प्लीज डू टैली योर बैलेंस शीट्स। इसी का दूसरा यूनिट जो कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है, वो क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। है ना, एक अकाउंट ऐड हो जाता है, कौन सा अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आएंगे, व्हाट आर द आइटम्स विच वी नीड टू पोस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बहुत छोटी सी की है, बहुत छोटी सी बात को ध्यान रखना है। ऑल फैक्ट्री आइटम्स। भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स कहाँ हो रहे हैं, फैक्ट्री में हो रहे हैं। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लेबर को पेमेंट कर रहे हो, वहाँ की पावर है, वहाँ का रेंट है, वहाँ का डेप्रिसिएशन है, वहाँ का टेलीफोन है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है, सारे खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, मे बी सम ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू आर इंकरिंग इन द ऑफिस, राइट। तो ऑफिस वाले खर्चे अभी भी कहाँ जाएंगे, P&L में जाएंगे। ठीक है, बिजली का बिल है, फैक्ट्री का है तो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस का है का तो कहाँ जाएगा, P&L में। रेंट है, फैक्ट्री की है तो कहाँ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस का है तो कहाँ जाएगा, P&L में। बस दैट इज द की। अगर आप ये बात समझ गए तो आप बड़े आराम से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना पाएंगे। ठीक है, एक और बात का जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ध्यान रखना है, स्टॉक का। कौन कौन सा स्टॉक आएगा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक बनाते हैं तो नॉर्मली कैसे बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे ही करते हैं। तो इसको हम एक टर्म दे देते हैं क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम। वी टर्म इट एज रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद एक और स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये जरूर ध्यान रखिए। है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने और इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम इस चीज में गलती कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी इसकी कॉस्ट आएगी, जो भी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, बैलेंसिंग फिगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम अभी तक परचेज लिखते थे ना, परचेज की जगह अब क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से शिफ्ट होके वी विल शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी तो नॉर्मल है, बाकी GP जैसे निकालते हैं वो फिर P&L में चल जाएगा, यहाँ से NP आ जाएगा। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है जितना देखने में या सुनने में लगता है ना। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपको कुछ फॉर्मेट भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें। बुक में जो फॉर्मेट दे रखा है तो ऐसे भी दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप हेडिंग बना पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो सिंपल विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं सारे खर्चों को। क्योंकि हो सकता है आप कुछ खर्चों का क्लासिफिकेशन अभी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है। तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। और बैलेंसिंग फिगर अभी जैसे हमने डिस्कस करा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, अभी जब हम इसकी बात कर रहे थे ऐसा लगा कि दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक शेयर्स वाला और एक NPO वाला। NPO में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं, वहां पे कुछ ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे। वहां पे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, फाइनल अकाउंट्स में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होना चाहिए था, और उस ट्रायल बैलेंस से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना सकते थे। बट फॉर अ चेंज, व्हाट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, दे जनरली गिव अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपसे पूछते हैं उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कन्वर्ट कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। है ना, प्लस ऑब्वियसली प्लस बैलेंस शीट तो वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। मतलब बैलेंस शीट बनाना टफ नहीं है, बैलेंस शीट तो हमें सबको पता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में हमें सबको पता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज हमें इस चैप्टर के लिए लाना पड़ता है
कि हमें रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट बनाना पड़ता है। तो वो आपको ध्यान से यहाँ पे करना है। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, दोनों तरह से आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की वेटेज वाइज। तो आपको बड़े ध्यान से इस चैप्टर को करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वी कैन कीप अ सेपरेट क्लास फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, कुछ टर्म्स जो मैं इस चैप्टर के स्पेसिफिकली अभी बताना चाहूंगा। जो सबसे ज्यादा यूजफुल टर्म है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा आता है, वो क्या है? सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन। तो हमने सब्सक्रिप्शन का लेजर कुछ ऐसे पढ़ा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, ये रहा। तो उसका लेजर अगर हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें सब लोग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। फिर हमारी इनकम आ जाती है, करंट ईयर की इनकम। फिर हमारी रिसीट और हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। समटाइम्स दे गिव अस कि सब्सक्रिप्शन का एडवांस है, एडवांस, आपको एडवांस रिसीव हुआ है। तो अगर ओपनिंग एडवांस है तो उसको भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखेंगे, पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ऐसी क्लोजिंग एडवांस है तो उसको भी बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे। तो ये 6 आइटम्स आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पार्ट है। एग्जाम में कोई सी भी चीज, 6 में से 5 चीजें दे रखी होती हैं, 6 चीज निकालनी होती है, या कई बार एक चीज निल होती है। तो 4 चीज दे रखी होंगी और फिफ्थ चीज निकालनी होगी क्योंकि एक चीज निल है। नॉर्मली रिसीट दे रखी है तो इनकम निकल जाएगी, इनकम दे रखी है तो रिसीट निकल जाएगी। ध्यान क्या रखना है? इनकम सिर्फ करंट ईयर की लेनी है। रिसीट जो भी करंट ईयर में रिसीट हुई है, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर, कोई से भी साल की रिसीट है सब लिखना है। जो भी करंट ईयर में पैसा मिला, चाहे वो पिछले साल का मिला, चाहे वो इस साल का मिला, चाहे वो अगले साल का मिला, सारा रिसीट का पार्ट आएगा। इनकम सिर्फ करंट ईयर। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है 500 मेंबर है और 500 मेंबर से 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप उसकी इनकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी इनकम कितनी आएगी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ध्यान से करिएगा। एक और चीज जो यहाँ पे एनपीओ के चैप्टर में ध्यान रखनी होती है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कई बार वो छोटा सा कंसेप्ट क्वेश्चन में डाल देते हैं, कोई भी फंड दे देते हैं, जैसे प्राइज फंड दे दिया, है ना। तो फंड का मतलब क्या है कि फंड में जो भी उससे रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उस फंड में ही डेबिट या क्रेडिट होगा, उसी फंड में जुड़ेगा या घटेगा, अनलेस एंड अनटिल वो पर्पस अचीव हो गया। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो इसमें है ना, आपको लास्ट में एक आध क्वेश्चन भी शायद इसमें दे रखा है, तो उसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनर कई बार, देखिए ये वाला है ना, ये दे रखा है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैच फंड ओपनिंग 30,000, डोनेशन ऑफ मैच फंड रिसीव 55,000, प्रोसीड फॉर सेल ऑफ मैच टिकट्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000। तो क्या होगा, फंड में जुड़ता जाएगा। ओपनिंग 30,000 है प्लस 55,000 प्लस 20,000, ये हमारा टोटल फंड हो गया। उसमें से हमने खर्चा कर दिया 1,10,000 का, तो 5,000 डेफिसिट हो गया, 5,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। हमने सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअल टेस्ट बना रखे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ट्रू एंड फॉल्स अवेलेबल है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास अभी भी नहीं है तो वो
चैप्टर वाइज टेस्ट अपना इंडेक्स बना के अपनी फाइल में रखें। किसी चैप्टर का मिसिंग है तो हमसे जरूर से जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर आया आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल एंट्री क्यों? सिंगल एंट्री क्यों? हाँ, हाँ, एक इफेक्ट से हमने कर रखा है। है ना, हमने डेबिट कर दिया, किसी को डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड करा, क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया तो डेबिट। इनफैक्ट हमने डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग नहीं कर रखी, तो उसे ही इनकम्प्लीट या सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। देखो, फाइनल अकाउंट्स का या अकाउंटिंग का पर्पस अगर हम समझ लें तो ये चैप्टर हमें बहुत इजी लगेगा। देखो, अल्टीमेटली हमारे दो पर्पस हैं, अकाउंट्स बनाने के दो पर्पस हैं बच्चों। नंबर वन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नंबर टू, टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकालना। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस बना के उस पर अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना चाहते हैं। राइट। तो अगर हम डबल एंट्री से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजियर होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाना। बट अगर सिंगल एंट्री से भी कर रहे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए सबसे इजी मेथड सिंगल एंट्री में कौन सा दे रखा है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कि आप कैपिटल को कंपेयर कर लो कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और क्लोजिंग कितनी थी। देखो, अगर हम समरी वे में डिस्कस करें तो क्या होता है, हमारी ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, यही तो होता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इफ इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन टू यू, इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट निकालना है और बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, तो बाकी सारी चीजों से हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे बताओ? नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, बोलो मुझे कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशन माइनस माइनस ओपनिंग। यस और नो? ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाएगा। तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड की करके आप आराम से अपना नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल सकते हैं। आप कहते हो सर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने की कौन सी बड़ी बात है ना? आपको शुरू में ही बताया गया है कि भाई कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इज व्हाट? द डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर आप ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो तो उनका डिफरेंस ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग लायबिलिटीज को कंपेयर कर लो तो उससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। है ना? तो आप आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर में से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ज्यादा वर्किंग करनी होती है। जैसे आपको डेटर अकाउंट भी बनाना है, आपको क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है, आपको कैश बुक भी बनानी है, तो ठीक है, लेजर्स तो हमें आते हैं ना। है ना? लेजर्स बनाते जाओ, अपने आप कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आती जाएगी, वो बैलेंसिंग फिगर की मदद से एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकल जाएंगी और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मदद से कैपिटल निकल जाएगी और उसके आने के बाद आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से डरना नहीं है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ट्रूली स्पीकिंग डबल एंट्री से ज्यादा आसान है। अगर आप शुरू से ही सोचो 11 12 में सिंगल एंट्री पढ़ रहे होते, इसी चैप्टर को पढ़ रहे होते, तो आपकी मास्टरी नहीं हो चुकी होती। है ना? बट वो तो आपको कम पढ़ाया जाता है, इसलिए कम प्रैक्टिस है, इसलिए हमें इस चैप्टर से थोड़ा सा डर लग सकता है ना? थोड़ा सा और समझ के करेंगे, समझदारी से करेंगे, बेस्ड ऑन द नॉलेज वी हैव गेन्ड इन द डबल एंट्री सिस्टम, उसको अप्लाई करेंगे तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। है ना? इस चैप्टर से डरना नहीं है प्लीज। नेक्स्ट, सबसे बड़ा चैप्टर हमारे पार्टनरशिप। हम्म पार्टनरशिप में क्या क्या है? सबसे पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का है, इसमें सारा इंट्रोडक्शन बताया जो लॉ में भी पढ़ाते हैं और आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ाते हैं, वही सारी बात है।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पार्टनरशिप एंड एलएलपी, है ना, ये सब सारी यहाँ पे बातें कर रखी हैं। फिर यहाँ पे बेसिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ाई जाती है, हाउ टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो पार्टनरशिप में बेटा दो चीजें हैं जो ध्यान से समझनी है। एक, जो भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट या लॉस कमा रही है उसे पार्टनर्स में बांटना कैसे है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। तो फॉर दैट वी प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। सैलरी देनी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, कमीशन देना है ना, वो सारी बातें हमें क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेके डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो उस कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करा जाता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। तो उसके लिए आपके पास चैप्टर्स बन गए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इवन डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ हो गई तो ऑब्वियसली आपको रिकंस्टिट्यूट करनी पड़ती है फर्म को, राइट। उन तीनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। भाई हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, एक बार जल्दी से ओरली ऐसे डिसाइड डिस्कस कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता होना चाहिए, राइट। फिर रिवैल्यूएशन कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हो रहा है वो पता होना चाहिए, उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। उससे हम गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, वो यूनिट 2 में आपको दे रखा है ना। यूनिट 2, यूनिट 2 इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पूरा एक चैप्टर बना दिया, जबकि एक टॉपिक है, उन्होंने पूरा चैप्टर आपके लिए बना दिया, है ना, कि गुडविल को कैसे निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट वाइज गुडविल के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। एक, गुडविल को खाली रेस कर देते हैं, एक रेस करके राइट ऑफ करते हैं, और एक नेट मेथड। व्हाट इज नेट मेथड, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यही सबसे ज्यादा यूज होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। वरना 3 मेथड है, प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। खाली क्वेश्चन कह सकता है खाली गुडविल को रेस कर दो, रेस करेंगे तो गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगी। दूसरा, रेस करके राइट ऑफ कर दो, तो रेस करेंगे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में, राइट ऑफ करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। या फिर नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमें गुडविल के बारे में, पहले पहले गुडविल को 4 तरह में से किसी भी तरह से वैल्यू करा और फिर उसको ट्रीट करा, है ना। ये इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट बाकी तीनों चैप्टर्स में एप्लीकेबल है, एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। गुडविल इज वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल द चैप्टर्स, राइट। तो रिवैल्यूएशन कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकता है, JLP के बारे में पूछ सकते हैं, स्पेशली इन रिटायरमेंट एंड डेथ, है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के भी 3 अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने एक्सपेंडिचर माना है, एसेट माना है, या एसेट प्लस रिजर्व माना है ना। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, खर्चा माना है, एसेट माना है, या एसेट प्लस रिजर्व माना है। अकॉर्डिंगली आपको JLP का ट्रीटमेंट करना है इन रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन वाले में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेजर्स की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, आपको कौन कौन से बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, अगर कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा हैं तो कैश या बैंक अकाउंट बनाना है, और लास्ट में बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट बना के ये ना टोटल पता चल जाता है कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने सब काम सही करा है या नहीं करा। तो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब हमने ये चैप्टर करा था तो हमने दोनों तरह से करा, स्टेप्स लिखे थे, स्टेप वाइज क्वेश्चन करे थे, और मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि अगर एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास सारे स्टेप्स लगाने का, तो हम फटाफट बैलेंस शीट बना के फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको याद आ रहा है जब मैंने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे और रिवाइज कराए थे, ठीक है। तो यहाँ तक डेथ ऑफ द पार्टनर तक हो जाएगा। डेथ ऑफ द पार्टनर में 2 टॉपिक हैं, एक जब हम पार्टनर डिजीज पार्टनर का अकाउंट सेटल कर देते हैं, और एक जब सेटल नहीं करते। जब सेटल नहीं करते तो डिजीज पार्टनर के लीगल हेयर को या तो शेयर इन प्रॉफिट या इंटरेस्ट देते हैं, है ना। दोनों में से जो भी हायर होता है वो देते हैं, ठीक है। तो ये डेथ ऑफ द पार्टनर के कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चैप्टर जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में, हाँ, डिसोल्यूशन, है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं।
और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहला सिंपल डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन है ना, बस फर्म बंद हो रही है, पार्टनर सॉल्वेंट है, फर्म बंद हो रही है, तो हम कौन सा अकाउंट बना लेते हैं? रिलाइजेशन अकाउंट बना के कर लेते हैं, है ना। रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में कैश अकाउंट टैली कर जाता है। फिर इंसॉल्वेंसी, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी डेफिशिएंसी बाकी पार्टनर्स अपने कैपिटल रेशियो में लेके आते हैं। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हैं तो फिर हम अलग तरह से उस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम क्रेडिटर्स के लिए देखते हैं कितना पैसा बच रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीन टॉपिक: सिंपल डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ वन और मोर पार्टनर, एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, ऑल दी पार्टनर्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, उसे जल्दी से मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम पार्टनर्स के शेयर को, पार्टनर्स की कैपिटल को धीरे धीरे करके पीसीज में करके दे रहे हैं। वहां पे दो मेथड समझाए जाते हैं, एक मैक्सिमम लॉस मेथड और एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। मैक्सिमम लॉस एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, जो अकॉर्डिंगली आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आई थिंक इट नीड्स अ फुल डे टू रिवाइज दिस चैप्टर। ठीक है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेडिशनली कुछ अटेम्प्ट तक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब से ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऐसा लगता है रिजोल्यूशन के भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका स्कैनर भी देख लीजिएगा, ताकि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स, कंपनी अकाउंट। दो ही चैप्टर बेटे बड़े हैं, है ना, पार्टनरशिप और कंपनी, इन्हीं में लेंदी है ना, बाकी कोर्स एक तरफ और ये दोनों चैप्टर्स एक तरफ, है ना। तो इन दो चैप्टर्स पे स्पेशल अटेंशन आपको चाहिए। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है, कंपनी कैसी होती है, कितने तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस, एडवांटेज, कंपैरिजन, ये सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पता हो, कि हम वर्टिकल वे में, कंपैरेटिव वे में बैलेंस शीट्स को कैसे बनाते हैं। बट एग्जाम में बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एग्जाम में जो मेन आ रहा है वो ये वाला चैप्टर आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स से सारी कहानी शुरू होती है। यहीं से इशू वाला टॉपिक आ जाता है, उसके बाद फॉरफीचर का आ जाता है, और उसके बाद री इशू आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चैप्टर आपके कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें कोई लापरवाही आपको नहीं बरतनी, स्पेशली जब आप री इशू करते हैं। री इशू करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कितना बैलेंस कैपिटलिज्म में जाएगा और कितना बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, उसके रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्लास दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ मच टू ट्रांसफर इन सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड हाउ मच टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट यूनिट, दो यूनिट्स इंटर रिलेटेड हैं, इशू ऑफ डिबेंचर और लास्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना। पहले इशू करा, इशू के समय भी हम ध्यान रखते हैं कि डिबेंचर के रिडेम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, फिर भी दो यूनिट अलग अलग बना दी गई हैं। इशू वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिडेम्पशन थोड़ा सा आपको ध्यान से कर लेना है, क्योंकि नया चैप्टर ऐड हुआ है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच में आपको एक चैप्टर डाल दिया है, एक तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में क्या करना है, दो बातें ध्यान रखनी है। एक, जो कैपिटल कम हो रही है उसे कैसे पूरा करना है, या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, या सीआरआर बनाएंगे। दूसरा, जो कैश एंड बैलेंस कम होगा उसको कैसे हम पूरा करेंगे, तो शेयर्स इशू करके भी कर सकते हैं, डिवेंचर इशू करके भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट सेल करके भी कर सकते हैं, या लोन लेके भी कर सकते हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान से इसे करिएगा, है ना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक और चैप्टर बीच में, बोनस एंड राइट इशू। बोनस एंड राइट इशू, बोनस कंपैरेटिवली इजी है ना, बोनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो किसकी करनी है, राइट शेयर की प्रैक्टिस करनी है ना। स्पेशली जो राइट का अमाउंट निकालते हैं ना, वो कैलकुलेशन एक फॉर्मूला है ना,
वो फॉर्मूला जरूर जरूर रिवाइज करना है। इसे भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए मार्क कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा इसे जरूर कर लीजिएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी से आ जाएगा, आधे घंटे में पूरा कंसेप्ट आपको रिकॉल हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि राइट इशू का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे और कहाँ करते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था आपके पूरे कोर्स का। आ, अब हम दो चीजें और डिस्कस करते हैं बिफोर वी एंड टुडे सेशन। एक बच्चों आपको आरटीपी, है ना, हम लोगों ने शेयर करी थी ना आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, है सबके पास? नहीं है? आरटीपी है या नहीं है, जल्दी से बताओ, यस और नो। तो जिन बच्चों के पास नहीं है अभी भी, मैं दोबारा से आपको भेजूंगा। आप लोग अगेन मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग टीम को मैसेज कर सकते हैं और ये आरटीपी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आईसीआई की साइट पे है ना, आईसीआई की साइट पे जाओ, आराम से कलेक्ट कर लो। अब बुक आ रही है आपके पास? नहीं आ रही है फिजिकल बुक? पहले तो आरटीपी की फिजिकल बुक भी आती थी। आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि अब आ रही है नहीं आ रही, बट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमसे भी कह सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड पेपर्स टाइप दे रखे हैं, है ना। क्वेश्चंस हर चैप्टर में से दे रखे हैं, किस किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं फॉर मई 2025 एग्जामिनेशंस। इसे इसे जरूर से जरूर करिएगा, आरटीपी को जरूर से जरूर करिएगा। पिछले 3 अटेम्प्ट का अगर हम पेपर देखें, पिछले 3 अटेम्प्ट, लास्ट 3 अटेम्प्ट, कैसे कैसे पेपर आ रहा है। देखिए, हमें ये पता ही है क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, और 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको और करने होते हैं। हम्म। अच्छा, 4 ही करने हैं, 5 के 5 नहीं करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चॉइस है तो छोड़नी है। दूसरी बात, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप अपनी आंसर कॉपीज में कोई भी ऐसी पहचान नहीं बनाएंगे विच कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर आंसर, है ना। कई बार बच्चे कई रिलीजियस साइंस भी बना देते हैं, है ना, वो भी नहीं बनाने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपकी कॉपी स्ट्रिक्टली चेक होती है, कोडिंग होती है उसमें आपके रोल नंबर की, तो आपको कहीं भी अपना नाम, रोल नंबर, एक्सेप्ट फॉर द प्लेस प्रोवाइडेड, जहाँ पे एक स्ट्रिप सी होती है वहाँ पे आपको लिखना होता है, उसके अलावा कहीं नहीं लिखना है ना। क्वेश्चंस को मार्क जरूर करना है, आपके फर्स्ट पेज पे आता है ना टिक द क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, या क्रॉस का साइन बनाना होता है, तो वो भी आपको जरूर से जरूर बनाना है। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट पेपर लेंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे आपको वैसे ही दें जैसे आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं, उन्हें आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो एक बार जल्दी से आपका एग्जाम पैटर्न दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट ट्रू एंड फॉल्स, जैसे हमने बात करा, 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ गया, व्हाट आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंट। अब देखो ना, एग्जामिनर भी बड़ा चालाक, उसे पता है एग्जामिनर स्टूडेंट क्या क्या करके जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स करके जा रहा है, यूजर करके जा रहा है, लिमिटेशंस करके जा रहा है, फंक्शंस पता नहीं करके गया नहीं गया, है ना, उसने फंक्शंस दे दिया। ठीक है ना, इसीलिए कहता हूँ पढ़ के सब जाना है ना। हालांकि अब आ गया जनवरी में, मई में दोबारा नहीं आएगा सेम क्वेश्चन, फिर भी, है ना, फॉर अ चेंज आपको ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर कई बार जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती वो भी एग्जाम में दे देता है। ही इज क्लेवर इनफ, है ना, वो ही नोज व्हाट द स्टूडेंट रीड एंड व्हाट द स्टूडेंट लीव। नेक्स्ट, उन्होंने कहा प्रिपेयर अ सेल रिटर्न बुक। देखो, सेल बुक, परचेज बुक तो हम रिवाइज करते हैं, उसने कहा सेल रिटर्न बुक बनाओ। माइंड गेम है एग्जामिनर का, है ना, उसे पता है स्टूडेंट को सेल बुक बनानी आती है, अगर मैं रिटर्न बुक कह दूंगा तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, हालांकि सेम तरह से बनेगी, कोई डिफरेंस थोड़ी है ना, बट फिर भी वो आपको कुछ डिफरेंट टर्म्स दिखाना चाहता है कि आपको ऐसा लगे अरे ये तो मैंने कम पढ़ा है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, मैं इसको भी आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका, हाँ, एसेट से रिलेटेड है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स, इट इज फॉर 10 मार्क्स। फिर बी क्वेश्चन में आपको बीआरएस बनाना है, अगेन 10 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 3 में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको। वो कह रहे हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट 15 मार्क्स, फाइनल अकाउंट्स 15 मार्क्स। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन विच वी कैन हैंडल, राइट। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड थोड़ा सा दे रखा है। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का है, पार्टनर्स की रेशियोज दे रखे हैं। वो कह रहे हैं सी की डेथ हो गई है ना। अच्छा, डेथ वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना, देखो बैलेंस शीट कौन सी डेट की दे रखी है, 31 मार्च। डेथ की डेट कौन सी दे रखी है, 30th जून। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब 1 अप्रैल से 30th जून का भी हिस्सा पार्टनर्स को देना है ना। तो वो अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से देंगे, नहीं निकाल सकते तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। ध्यान रखना ये जरूर, डेट कौन सी है। फिर इसके बाद ये आपको क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, सिंपल सा, है ना, एक तरह से सिंगल एंट्री टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है। जैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने देखा, आप समझ जाना चाहिए कि आपको क्या बनाना है इसमें, रिसीट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा होगा तो रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट दे रखा होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, राइट। फिर वो कह रहे हैं अटेम्प्ट 1, देखो सब चॉइस आ गई इस क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन प्रेफरेबली हमें सबको करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें एक सब चॉइस भी होती है, इंटरनल चॉइस भी है। उन्होंने कहा एक पार्ट कर लो, या तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जनरल एंट्री बना दो, और या फिर ये इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें वेटेड एवरेज मेथड और फीफो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, दोनों में से एक करना है, ठीक है। सी पार्ट डिबेंचर्स के बारे में दे रखा है, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा हमने, है ना। उन्होंने कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड पास दी रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज। लास्ट, लास्ट में कैपिटल का क्वेश्चन दिख रहा है, रिकॉर्ड विद द नरेशंस, है ना। ये आपको शेयर्स की एंट्रीज बनानी है, इंक्लूडिंग फॉरफीचर, इशू नहीं है इसमें लेकिन फॉरफीचर है। और एक थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। फिर से देखो एक बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन दे दिया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, है ना। जो क्वेश्चन हम सोच के नहीं जाते वो क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, हालांकि हमें जनरली इसके आंसर पता है ना, बट फिर भी अगर पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमें इंटेलिजेंटली चूज चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। जो हमें लीस्ट आता है वो क्वेश्चन हमें छोड़ना है, और एग्जाम में सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो हमें सबसे अच्छा आता है, चाहे वो 6th हो, चाहे 5th हो, चाहे फर्स्ट हो, जो हमें सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करना है, ठीक है। तो वो पहले 15 मिनट आपको इसीलिए मिलते हैं कि आप अपना एग्जाम पेपर अच्छे से प्लान कर पाओ, ठीक है। जल्दी से सितंबर वाला पेपर देख लेते हैं। सितंबर वाले पेपर में भी ऐसी पैटर्न चला, ट्रू एंड फॉल्स आए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देखो अभी अभी हमने बात करी थी डिफरेंस की। फिर जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई, अभी हम बात कर रहे थे ना कि कंपलसरी में आ जाता है रेक्टिफिकेशन, तो देखो रेक्टिफिकेशन से कंपलसरी में डाल रखा है मैंने, ठीक है। फिर बीआरएस बनाना है इस क्वेश्चन में आपको, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीआरएस बनाना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट दे रखी है दो पार्टनर्स की, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें। एडमिशन का क्वेश्चन है ना, एडमिशन ऑफ शोभा। नेक्स्ट, रिटायर, दोनों दे दिए, देखो एडमिशन का भी दे दिया और रिटायरमेंट का भी दे दिया, इसलिए तो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन दे दिए। तो रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, ऑब्वियसली हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है इस क्वेश्चन में। स्टॉक, स्टॉक का क्वेश्चन आ गया, इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ गया। फिर फिर से वही वाला क्वेश्चन जिसमें एक पार्ट करना है ना, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, और सिंगल एंट्री में डेटर का अकाउंट बनाना है। डिवेंचर का क्वेश्चन है, शेयर का क्वेश्चन है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिकल इन्वेंट्री एंड परपेचुअल इन्वेंट्री। आपने देखा दोनों अटेम्प्ट में क्या हुआ, एक अटेम्प्ट में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, दो शॉर्ट नोट्स, इसमें दोनों डिस्टिंग्विश दे रखे हैं,
एक कंपलसरी में डाल दिया, एक ऑप्शनल में डाल दिया, है ना। पीरियोडिक एंड परपेचुअल, वो काउंटिंग वाला और रिकॉर्ड वाला। चलो एक आखिरी पेपर जून का और डिस्कस करते हैं। फिर से सेम पैटर्न, आपको ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं। फिर थ्योरी क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन इट कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड गोइंग कंसर्न। ठीक है, पढ़े हुए टर्म्स। नेक्स्ट जनरल एंट्रीज बनानी है, जनरल एंट्रीज बनाओ इन द ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर कपिल। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स को रेक्टिफाई करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। फिर रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, अगेन आपको ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है इस क्वेश्चन में। फिर पी क्यू आर पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे रखा है, रिलायशन अकाउंट, डिसोल्यूशन का आ गया ये, है ना। डिसोल्यूशन, रिलायशन अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक बनाना है, कैपिटल बनाना है। फिर एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एडमिशन। देखो दो दो क्वेश्चन आ गए, सितंबर में भी और जून में भी पार्टनरशिप के दो दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप जरूर करनी है, इशू ऑफ शेयर और पार्टनरशिप जरूर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। फिर इंटरनल चॉइस फिर से आ गई आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, है ना। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अभी हमने बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ये बीआरएस का क्वेश्चन आ गया। फिर जनरल एंट्रीज, और लास्ट क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक, एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको बड़ा स्मार्टली अपना पेपर अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। चलने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आप 120 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपको अटेम्प्ट 100 ही करने हैं, है ना। 100 मार्क्स करने हैं, 20 आप छोड़ सकते हो, चॉइस में छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत अच्छी ना हो, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझे कि हम पूरा पेपर नहीं कर पाते सर, कोई बात नहीं, अगर आप पूरा पेपर नहीं कर पा रहे तो आप 90 मार्क्स का या 80 मार्क्स का भी पेपर कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 100 मार्क्स का करना है। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी एग्जाम में स्पीड अच्छी नहीं है ना। तो आप 90 या 80 मार्क्स का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें भी आप 75 प्लस आराम से एम कर सकते हो, रादर देन आप पूरा पेपर करो और पूरा एवरेज पेपर करके आओ, उससे अच्छा थोड़ा कम पेपर करो और वो बहुत अच्छा करके आओ। ठीक है, उस पर टाइम ज़्यादा डिवोट करो। ठीक है, एक हमारी छोटी सी कैलकुलेशन होती है ना, कि हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। 180 में से 20 मिनट्स आइडल टाइम मान लो, आइडल टाइम, आइडल टाइम होता है ना पेपर में, तो हम इफेक्टिवली 160 मिनट डिवोट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, और हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। तो आइडियली हमें 1.6 मिनट पर मार्क देना होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें कितने मिनट लगाने हैं, 16 मिनट लगाने, प्लस माइनस 10 to 20% चल सकता है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम भी ले लेता है, अब ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में छोड़ देंगे, 16 मिनट हो गया, प्लस माइनस 20% हो सकता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, है ना। तो आप थोड़ा सा वॉच जरूर करा करिए, है ना, कि भाई आपका टाइम कितना लग रहा है, स्पेशली जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो जरूर देखा करिए कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम लग रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्पीड कम या ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। जरूर देखो, ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पेपर करा, लास्ट में आपको पता चला 2 क्वेश्चन बच गए, आप फिर फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं आ रही, और फिर आप लिख रहे हो। तो शुरू से ही अपने टाइम को मैनेज करिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप करें उसे बहुत अच्छा करके आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं चलेगा। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप अपनी स्पीड को अपने टाइमर के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, इसको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका एग्जाम टाइम आपको पता ही है, 2 से 5, तो अगले 15 दिन आप इस टाइम को अपना बहुत यूटिलिटी वाला टाइम रखें, बहुत एक्टिव टाइम रखें। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दोपहर में सोता है तो सोना बंद कर दीजिए। ठीक है, या इस टाइम में आप फूड इनटेक करते हैं, अपना लंच या ब्रंच या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसे भी छोड़ दीजिए।
ठीक है, ये टाइम आपको बहुत एक्टिव टाइम रखना है ताकि एग्जाम में आपका माइंड 100% आपका साथ दे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स विच वी वांट टू डिस्कस टुडे? मैंने बस जनरली पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी कंसेप्ट वीक है, कोई भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, कोई भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी। हम लोग उसकी एक सेपरेट क्लास दोबारा से लगा लेंगे। प्लस आपके पास हमारी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, आप वहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज हैविंग द रिकॉर्डेड क्लास एसेस ऑल्सो। So please do let me know if anything is required from my side. I will be more happy to help you. And I wish इस एग्जाम में भी पिछले एग्जाम्स की तरह आप लोग फ्लाइंग कलर्स से पास हों और बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनके 90+ मार्क्स अकाउंट्स में आ पाए। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन कम लेवल है, तो आप 75+ का टारगेट लेके चलें। देखिए, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से चला करो, है ना। आपको एक बैलेंस जरूर रखना है। 4 पेपर्स हैं, आपको बैलेंस जरूर रखना है कि आपके दो कौन से पेपर बहुत अच्छे वाले हैं और दो अबव एवरेज वाले हैं। जरूरी नहीं है चारों बहुत अच्छे वाले हों। ठीक है, तो प्लीज 2 पेपर को एक्सीलेंट लेवल पे लेके जाइए, 2 पेपर को अबव एवरेज लेवल पे लेके जाइए, बैलेंस करके अपने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे 350+ आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं जल्दी दोबारा मिलूंगा आपसे, जब भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जब भी आपके एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे, हम लोग दोबारा मिलते हैं। और हम ऐसी सीरीज दोबारा से शुरू करते रहेंगे, टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। आप उसे जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, 4 पेपर्स की मॉक ये मैराथन सीरीज आपको मिलने वाली है, तो आप उन्हें अटेंड करिए, उनके से लाभ लीजिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है डाउट रह गया है, वीकनेस रह गई है, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, और प्लानिंग वे में करिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करिए, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उन पे थोड़ा सा टाइम प्रोपोर्शनेटली कम दीजिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स देखिए, अपनी वीकनेस देखिए। जहाँ भी जरूरत पड़े मुझसे पर्सनली बात करने की, काउंसिल करने की, प्लीज डू लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। बढ़िया से पेपर करके आइए। जल्दी से मैं आपसे मिलता हूँ, और जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ दीजिए कि हमारे पेपर बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।